इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं साबिक स्टेट मिनिस्टर माहिर मुआशियात अशफाक उल्ला साहब। बहुत शुक्रिया अशफाक साहब। अशफाक साहब, आगाज़ हम यहाँ से करते हैं। पाकिस्तान की इस वक्त जो एक्सटर्नल इकॉनमी है वो ज़्यादा डिपेंडेंट है रेमिटेंसेस पर, क्योंकि ब्रेक से पहले हम इस पर बात कर रहे थे। और इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के दरमियान जो गैप है वो अब भी बहुत बड़ा गैप है। सबसे पहले ये एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा? ये हमारा जो करंट एक्सटर्नल फाइनेंसिंग मॉडल है, इस पर भी ज़रा आप कमेंट कीजिएगा। ये हमारी इकॉनमी को किस तरीके से स्टेबिलिटी से आगे ले जा सकता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। देखिए, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आपने 100 जतन किए हैं और आज नहीं किए, बहुत पहले से किए हैं। और वो एक्सपोर्ट आपकी बढ़ नहीं पा रही। इसकी दलील ये आपने काफी डिवैल्यूएशंस की, काफी सब कुछ किया आपने। आपके पास कोई एक्सपोर्टेबल सरप्लस है ही नहीं, ना कैपेसिटी है। आप अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए दो तीन चीजें कर सकते हैं। जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ज़रूरी प्रोडक्ट है। वो आप 10 से 8-10 बिलियन डॉलर आप करा सकते हैं। और दूसरा, सर्विस सेक्टर में आप अपना, अगर आप देखें तो फर्ज यानी कि मेरा ख्याल है जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं इनको आप बढ़ा सकते हैं। आईटी एक्सपोर्ट में हमारे कुछ कदगने हैं, जो कि हमारे आईटी एक्सपोर्टर्स हैं, मेरा ख्याल है वो अपना पैसा ज़्यादातर बाहर रख लेते हैं। इसी तरीके से हमारे जो नॉर्मल एक्सपोर्टर हैं उनके भी काफी मसाइल हैं। और मसाइल ये हैं कि वो मी टू मी इंपोर्ट करते हैं, मी टू मी एक्सपोर्ट करते हैं। जो एक्सपोर्ट करते हैं उसका 70% इंपोर्ट कर लेते हैं और 10% वो बाहर रख लेते हैं। तो ये कोई एक बैलेंस नहीं बनता। और ऑब्वियसली अगर आप देखें तो आपकी नेट इंपोर्ट, अगर सपोज करें आपकी 30 बिलियन की एक्सपोर्ट है, 30 बिलियन में अगर आप समझ लें कोई आप 25 बिलियन ऐसे हैं जिनकी एक्सपोर्ट जो आपकी इंपोर्ट पे बैंक कर रही है, उसका 70% अगर मैं ले लूं तो 15 से 17 अरब डॉलर तो वही आपकी इंपोर्ट आ जाती हैं जो कि एक्सपोर्ट के अगेंस्ट आती है। वो फिर 10% वो रख लेते हैं बाहर। और बाद में कुछ ऐसी भी मिसालें हैं हमारे पास कि उन्हीं लोगों ने बाहर अपनी मिलें लगा ली हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं है, बल्कि शायद कहीं उनको तमगे भी पहनाए जाते हैं। तो ये चीजों को करेक्ट करना पड़ा। दूसरा, आपके जितने भी ये जो मसाइल हैं आपने देखा होगा कि सही। एक प्रॉब्लम थोड़ा ये आ रहा है कि जो जो आपके जो आईटी एक्सपोर्टर्स है ना, वो अपना पैसा बाहर रख लेते हैं और उनकी ट्रू वैल्यूएशन आपके पास आज तक नहीं है। आप ये देखेंगे कि जितनी भी डिजिटल बैंक्स हैं, आप जहाँ जाए फेसबुक पे, इंटरनेट पे आपको डिजिटल बैंक मिल जाती है। आप उनमें अकाउंट खोलें और लेकिन उसके लेकिन बाद अशफाक साहब, ये हुकूमती जो दावे हैं, ज़ाहिर है उसके बावजूद हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट्स में इजाफा नहीं हो रहा है। और जब हम ये कहते हैं कि हुकूमत ने 100 अरब डॉलर तक अपनी एक्सपोर्ट्स ले जानी है, ये किस तरीके से फिर मुमकिन हो सकेगा? हम ये ज़रा समझना चाह रहे हैं। देखिए, मैं दलील से बात करता हूँ, उसके बगैर मैं कुछ नहीं कहता। शेख चिल्ली वाले प्लान मेरे पास नहीं होते। मेरे पास जो होते हैं कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन गवर्नमेंट फिगर्स में बात करता हूँ। जी जी। मेरे नजदीक तो आपके पास एक्सपोर्टेबल सरप्लस ही नहीं है। आप SIFC में बैंक कर रहे थे कि 8 से 10 बिलियन डॉलर, शायद वहां से आप एक्सपोर्ट करके ले आते। वो भी आपने अबंडन नहीं कर रखी। आपकी एग्रीकल्चर ग्रीन पाकिस्तान का प्रोजेक्ट आपका खत्म हो गया। आप आईटी एक्सपोर्ट्स के बारे में मैंने आपको कह दिया है कि जी पाकिस्तान का सारा पैसा बाहर पड़ा हुआ है। स्टेट बैंक रेगुलेट करे अगर इन डिजिटल बैंकों को। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ, मुसद्दका इत्तलात के हिसाब से कह रहा हूँ कि उनको अप्रोच किया गया, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया, ना वो मीटिंग के लिए आए। कुछ ऐसी बैंक हैं, जैसे मैं आपको नाम ले लेता हूँ, पेयोनीर है। दे आर सेइंग वी आर नॉट बीइंग रेगुलेटेड बाय यू, बट मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ पाकिस्तानियों के ठीक ठाक डॉलर उस बैंक में पड़े हुए हैं और ठीक ठाक नंबर ऑफ अकाउंट्स हमारे वहां पर है, बट आप उनको रेगुलेट नहीं कर पा रहे। इस तरीके से आप देखें, क्रिप्टो है, क्रिप्टो को आपने रेगुलेट नहीं किया। आपने बड़ी काउंसिल बना ली, सब कुछ किया, बट एट द एंड ऑफ द डे आप 1-1.5 साल में मुझे बताएं वेयर यू आर हेडिंग टुवर्ड्स, वेयर इज द लॉ। अगर लॉ आपने काउंसिल बना ली है, उस लॉ की रेगुलेशन क्या है? क्या वो सिक्योरिटी होगा या लीगल टेंडर होगा? आज तक आप ये डिसाइड नहीं कर पाए। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें अपने आप को ठीक करना। इम्पोर्ट की तरफ आ जाए तो इंपोर्ट में देखें, आप वो चीज ले रहे हैं कि जो आप यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेते हैं। चीनी की मिसाल ले लें, आपने प्रेशर में चीनी को एक्सपोर्ट अलाउ कर दिया, अब आप उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। वीट की मिसाल ले लें, वीट पे आप इंपोर्ट कर रहे हैं। पहले तो किसान बोलते थे कि जी हम अलाउ नहीं करेंगे, अब हम सही। सोइंग नहीं करेंगे।
फिर आज वो एहतजाज करेंगे कि हम कहाँ से लेंगे वीट, हम कहाँ, हमारी वीट कहाँ से अशफाक साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त आईएमएफ प्रोग्राम में है। अब ये जो मौजूदा एनर्जी शॉक्स हैं, इसके बावजूद हुकूमत आईएमएफ की जो कमिटमेंट्स है वो अब ज़ाहिर है वो आपको लगता है कि पूरी कर पाएगा, और ये आईएमएफ के विशेष साइकिल से हम किस तरीके से निकल सकेंगे, ज़रा इस हवाले से भी बताइएगा। मैंने आपको पहले भी आपके प्रोग्राम में, आपके चैनल पे पहले नदीम मलिक साहब के साथ भी डिस्कशन की, पूरा एक रेसिपी है आईएमएफ से निकलने की, जो कि आईएमएफ पहले स्टेप पे आपको कतरन लगा के ना रोक देता है। जो आपका इस वक्त जो शॉर्टफॉल है वो 8 से 9 अरब डॉलर का है। वो अगर आप चाहें तो आपके लोगों के बाहर पैसे पड़े हुए हैं, वो लाने के लिए तैयार है। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि हम एमनेस्टी दें और वो पैसे लाएं, मगर आपका सिस्टम इस बात से उनको कैच नहीं कर रहा और ये पैसे बाहर जा रहे हैं और हर साल इसमें इजाफा हो रहा है। तो आपको वो जो 50 लाख रुपए की कंडीशन है उसको 1 लाख डॉलर करनी पड़ेगी, कहीं जाके आपको 7-8 अरब डॉलर आ सकते हैं। दूसरा, आउटवर्ड रेमिटेंस पे आपने $1,00,000 रखे, इसको $50,000 करने पड़ेंगे। और तीसरा, जो हवाला हुंडी से बचने के लिए आपको कम से कम ₹5 पर डॉलर का आपको बोनस देना पड़ेगा। जिन लोगों ने अपने घरों पे हवाले के पैसे भेजे, हवाले से भेजते हैं, उनको आप ऑफिशियल चैनल से भिजवाएं। तो ये ₹5 अगर आप एक्स्ट्रा दे देंगे तो मेरे ख्याल से आपके सारे मसाइल हल हो सकते हैं। आईएमएफ के प्रोग्राम में रहते हुए आईएमएफ कभी ये नहीं चाहेगा कि आपका डॉलर आपके पास आए। आईएमएफ हर आपकी कंडीशन है, बट आईएमएफ ये नहीं मानता कि आप किसी भी तरीके से अपना डॉलर कंट्री में लेंगे। और लास्टली अशफाक साहब, एफवीआर की मैं बात करना चाहूँगा। एफवीआर में एफवीआर चेयरमैन खुद भी सिस्टम की खराबी की निशानदेही कर चुके हैं, और वज़ीर आज़म ने जो मैसिव करप्शन है उसका भी जिक्र किया। उसके बाद हमने देखा बड़े तबादले भी हुए, लेकिन क्या इन तबादलों से एफवीआर सिस्टम को ठीक किया जा सकता है, या वाकई कुछ बड़े रिफॉर्म्स की ज़रूरत है एफवीआर में? एफबीआर की पूरी रिफॉर्म रिपोर्ट मैंने ही ऑथर की है और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव इंटरिम रिपोर्ट हमने दी थी। हम फाइनलाइज करना चाह रहे थे, बट कुछ नेगेटिव एलिमेंट जो उस वक्त भी हुकूमत में थे हमारे साथ और आज भी उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई उनकी पोजीशन हैं, तो वो कभी भी नहीं चाहते कि किसी भी किस्म की रिफॉर्म्स हो। पाकिस्तान को उसी लूले रगड़े सिस्टम के तहत चलाना चाह रहे हैं। मैं नहीं समझता। आप देखें, आप एफबीआर की जो ग्रोथ हुई है 10.7% से हुई है रेवेन्यू की ग्रोथ, और वही ग्रोथ आपकी जीडीपी की है 7.05, और 3.7 की आपकी हुई है जीडीपी की ग्रोथ। तो इन दोनों को मैं मिला लूँ तो 10.75 होती है और यहाँ 10.7 हुई। तो उसका मतलब है नेचुरल ग्रोथ जो मिलनी थी वो मिल गई। ना आपको ये रिफॉर्म का कोई असर पड़ा, ना आप जो ऑटोमेशन करना चाह रहे थे इसका असर पड़ा, ना आपने इतनी महंगी महंगी रिफॉर्म रिपोर्ट्स बनवाई इंटरनेशनल कंपनी से, उसका कोई इम्पैक्ट आया। ना आपने अपने ऑफिसरों को इतनी सारी गाड़ियां दी, मराते दी, तनख्वाहें बढ़ाई, उसका भी कोई असर नहीं हुआ। और इस जो आपकी जो आई है 10.7%, इसमें भी काफी हद तक एडवांसेस शामिल हैं। तो मेरा ख्याल है परफॉर्मेंस तो नेगेटिव में जा रही है। तो और ये बिल्कुल चेयरमैन साहब सही कह रहे हैं कि इसमें इस्लाहत की रिपोर्ट तैयार है, अगर वो चाहें। उनको मैंने प्रेजेंटेशन भी दी हुई है, फाइनेंस मिनिस्टर साहब को भी पता है, डीजी रेवेन्यू को भी, डीजी पॉलिसी को भी पता है। बट करना चाहेंगे तो सब कुछ होगा, अगर आप नहीं करना चाहें कुछ नहीं। ठीक है, आपके मुताबिक करना चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है। बहुत शुक्रिया अशफाक उल्ला साहब, साबिक स्टेट मिनिस्टर हमारे मौजूद थे। हफीज़ पाशा साहब ने हमें इससे कबल ज्वाइन किया था। आप दोनों का बेहद शुक्रिया।